हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रदीप रोहिला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहिला इंग्लिश ग्रामर। बच्चों, आज अपना टॉपिक होगा प्रेपोजिशन का। ये क्या होती है प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन वे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का संबंध एक दूसरे से दर्शाते हैं। या प्रेपोजिशन इज ए वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। या preposition is a word which tells a relation between a noun or pronoun and a noun. For example, कोई भी preposition हुई, ठीक है, उसकी पहचान क्या होती है? preposition के बाद पहली बात तो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी preposition तब बनती है जब उसके बाद में क्या आ जाता है? एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे इन एक preposition है, ठीक है, फॉर एक प्रेपोजिशन है और सिंस क्या है? एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। बट ये तीनों के तीनों प्रेपोजिशन के अलावा कंजक्शन भी बनते हैं। ये इन, ये फॉर, ये सिंस प्रेपोजिशन तभी बनेंगे जब इनके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। यही तीन वर्ड इन, फॉर और सिंस, अगर इनके बाद कोई सेंटेंस आ जाता है, कोई सेंटेंस आ जाता है, मान लो सिंस के बाद कोई सेंटेंस आ गया, फॉर के बाद कोई सेंटेंस आ गया, तब वो प्रेपोजिशन नहीं बनेगा, तब वो क्या बन जाएगा? एक कंजक्शन बन जाएगा। इसका याद रखना आपने। तो इन, फॉर और सिंस ये प्रेपोजिशन तभी बनेंगे जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, और ऑब्जेक्ट में दो चीजें आती हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। ध्यान रखना बच्चों, कोई भी प्रेपोजिशन हुई वो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेगा या उस ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही वेंट इन, वह अंदर चला गया, एक ये सेंटेंस, और एक ही इज सिटिंग इन द रूम। दोनों सेंटेंसेस में कॉमन चीज क्या आई है? इन आया है। इन यहां भी है और एक इन यहां भी है, लेकिन यहां इन के बाद द रूम अपने पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। तो ये इन हमारा क्या बनेगा? प्रेपोजिशन बन जाएगा। बट यहां इन के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ये इन हमारा प्रेपोजिशन नहीं बनेगा। तो दिखने में सेम है, इन प्रेपोजिशन भी है और इन एक एडवर्ब भी है, क्योंकि यहाँ इन का मतलब वो अंदर की बात कर रहा है, अंदर का मतलब एक स्थान की बात कर रहा है, ठीक है। तो इन यहाँ एक स्थान के रूप में आ गया, ऑब्जेक्ट के बिना आ गया, तो ये हमारा बनेगा इन, यहाँ पर एडवर्ब बनेगा। और जिस इन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया वो इन हमारा क्या बनता है? फिर प्रेपोजिशन बनता है। सिमिलरली, जैसे सिंस है, जैसे कि फॉर है, अगर सिंस और फॉर के बाद ऑब्जेक्ट आएंगे तो बनेंगे प्रेपोजिशन, ठीक है। अगर सिंस और फॉर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते, एक सेंटेंस आ जाता है, फिर ये क्या बन जाते हैं? कंजक्शन बन जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहां लेते हैं, ही केम, वो आया था, सिंस आई कॉल्ड हिम, क्योंकि मैंने उसको बुलाया। यहां सिंस का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। और एक सेंटेंस ये देखिएगा, ही हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। यहां भी सिंस आया है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इस सिंस के बाद आई कॉल्ड हिम एक सेंटेंस आ गया, ठीक है, और यहां सिंस के बाद एक मॉर्निंग, यहां क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो जिस सिंस के बाद ऑब्जेक्ट आएगा वो सिंस तो क्या बन जाएगा? प्रेपोजिशन, और इसका मीनिंग बन जाएगा, सिंस का मतलब फिर से, ठीक है। और जिस सिंस के बाद एक सेंटेंस आता है तो ये सिंस क्या बन जाएगा? एक कंजक्शन बन जाएगा, ठीक है। और जब कंजक्शन बनेगा तो सिंस का मतलब क्या होता है? क्योंकि। तो सिंस दो प्रकार का हो गया, एक तो हो गया क्योंकि एज ए कंजक्शन, एक सिंस का मतलब से एज ए प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन होगा तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा, जैसे कि मॉर्निंग आपका यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, और सिंस यहाँ पर आपका काम कर रहा है कंजक्शन का, क्योंकि सिंस के बाद क्या आ गया? एक सेंटेंस आ गया। तो बच्चों ध्यान करना है कि जब प्रेपोजिशन बनेगी तो उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आएगा, और जब कंजक्शन बनता है तो उसके बाद में एक सेंटेंस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ गई प्रेपोजिशन।
इसका यूज सीखेंगे। ये क्या होती है प्रेपोजिशन और इनका यूज क्या होगा। पहली बात देखो, प्री और पोजीशन, इस दो वर्ड को मैं अलग अलग कर रहा हूं, प्री प्लस पोजीशन। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन क्या होता है स्थिति। ठीक है, आज इस संसार में स्थिति दो की है भाई, या तो किसी नाउन की होती है पोजीशन या किसी प्रोनाउन की होती है। ठीक है, तो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की पोजीशन से पहले हम जो भी वर्ड लगाएंगे वही वर्ड हमारा क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशन बन जाएगा। जैसे कि मेरे हाथ में एक मार्कर है या पॉइंटर है, राइट, ये एक नाउन है। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंटर को मैंने अपनी हथेली के ऊपर रख दिया। ठीक है, तो बच्चों आप बताओ इस पॉइंटर की क्या पोजीशन है, कि ये मेरी हथेली के ऊपर है। तो ऊपर जो वर्ड आया है ये हमारा क्या बनेगा, प्रेपोजिशन बनेगा, क्योंकि इसने क्या किया है, पॉइंटर की पोजीशन को बताया है। और अब भी देखो, अब भी पोजीशन क्या है, अब भी ये मार्कर क्या है, मेरी हथेली के ऊपर है, लेकिन अब इसकी पोजीशन क्या हो गई है, थोड़ी सी अलग हो गई है। पहले तो ये टच में था, ऊपर हो गया, अब भी ऊपर है बट ये अब ये अनटच्ड है। तो क्या हुआ कि प्रेपोजिशन कुछ ऐसी होती हैं जिनके हिंदी में मीनिंग तो सेम होंगे, ऊपर ऊपर ऊपर, लेकिन उनकी इंग्लिश में प्रेपोजिशन अलग अलग बन जाएंगी। हम इसको बोलते हैं कंफ्यूज्ड प्रेपोजिशन। तो बच्चों आज हम सीखेंगे कंफ्यूज्ड प्रेपोजिशन, वे प्रेपोजिशन जो अक्सर हमको उलझन में डाल देती है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ऊपर ऊपर ऊपर। ठीक है, तो जब भी हम लगाएंगे प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, पहला पार्ट, ऊपर को बोलते हैं ऑन, ठीक है, और एक ऊपर को बोलते हैं अपॉन या ओवर, और एक ऊपर को बोलते हैं अबव। तीन प्रकार के जो ना प्रेपोजिशन होती हैं, ऑन, अपॉन और अबव, बट हिंदी में तो एक ही बना सभी का, ऊपर ऊपर ऊपर। अब ये जो डिफरेंस है ये हमने पता करना है कि कौन सी प्रेपोजिशन कहां कहां लग सकती हैं। जैसे ऑन है, ऑन का जो यूज होगा वो तब करना है कि जब हमारे पास कोई नाउन या कोई व्यक्ति या कोई प्रोनाउन एक दूसरे से क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो। ऑन का मतलब ऊपर, जब उसमें क्या आएगा, टच आएगा या कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है, ये तब आएगा जब वो चीज या जब वो कोई वस्तु ऊपर तो है लेकिन उसमें क्या आ गया, मोशन आ गया। मोशन का मतलब उसके अंदर क्या आ गई, कोई गति आ गई। ठीक है, रेस्ट लेस में आ गया। ठीक है, अबव का मतलब भी ऊपर होता है, ऊपर का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि वो टच भी नहीं कर रहा और वो मोशन में भी नहीं है, यानी अनटच्ड है, अनटच्ड है, और साथ में क्या वो रेस्ट की मुद्रा में है। तो ध्यान रखना, अबव, अपॉन और ऑन आपने कैसे यूज करने हैं, जब कोई चीज, जब कोई व्यक्ति, जब कोई वस्तु एक दूसरे के संपर्क में है, टच में है तो ऑन लगाना, मोशन में है तो अपॉन लगाना, और अनटच्ड है या फिर रेस्ट की मुद्रा में है तो क्या लगाना, आपने अबव लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये एक टेबल है, ठीक है, और मैंने इस टेबल के ऊपर कोई वस्तु रखी है, दैट इज कॉल्ड फ्लावर वेज हो गया ये। ठीक है, इसकी क्या पोजीशन है फ्लावर पॉट की, कि ये क्या है, मेज के ऊपर है। अब ये टेबल और ये फ्लावर पॉट आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो जहां टचनेस आ गया वहां तो लगाएंगे ऑन। जैसे देयर इज ए फ्लावर पॉट डैश द टेबल, मेज के ऊपर फ्लावर पॉट रखा हुआ है। अब ये जो पॉट है इसकी क्या पोजीशन है, मेज के ऊपर है। ऊपर का मतलब ऑन भी हो सकता है, अपॉन भी हो सकता है, और एक अबव भी हो सकता है। अब आप देखो पॉट और टेबल आपस में क्या कर रही है, टच कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ टचनेस वी यूज प्रेपोजिशन ऑन, तो यहां ऑन आएगा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई एक टेबल है, ठीक है, और इसके ऊपर एक यहां बल्ब है, अब इसकी क्या पोजीशन है, ये बल्ब मेज के ऊपर है, बट यहां और ये दोनों के दोनों जो नाउन हैं ये आपस में टच नहीं कर रहे। पहली बात तो ये अनटच्ड हो गया, दूसरी बात इस बल्ब में कोई गति भी नहीं है, कोई मोशन भी नहीं है, ये रेस्ट की मुद्रा में है।
तो अब ये टेबल के ऊपर है तो यहां पर क्या लगेगा, अब अबोव लगेगा। जैसे देयर इज ए बॉल डैश द टेबल, मेज के ऊपर बल्ब है। अब यहां जो पोजीशन है इस बल्ब की वो क्या है, अनटच्ड है और रेस्ट की मुद्रा में है, तो यहां क्या लग जाएगा, अब अबोव लग जाएगा। ठीक है। लेकिन जब कोई वस्तु, जब कोई नाउन किसी नाउन के ऊपर से जा रहा होता है, मोशन में है, ऊपर है और उसको गति दे रहा है, तो इसमें क्या लग जाएगा, फिर ओवर या अपॉन लग जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने बोला कि बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं, डैश द फील्ड, खेत के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। अब मान लो कि यहां पर ये खेत है भाई, ठीक है, और ये हमारे क्या है भाई, बर्ड्स हैं, ये मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब ये क्या है पोजीशन, कि ये बर्ड्स खेत के ऊपर से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं या फिर उड़ रहे हैं, तो इनमें क्या आ गया, मोशन आ गया। मोशन आता है तो हम उस पर क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन अपॉन लगाते हैं। तो तीनों सेंटेंस में आपने ये देखना है कि किसमें टचनेस का एहसास हुआ, जिसमें टचनेस आया उस पर तो ऑन लगाना है, और जिसमें रेस्ट की मुद्रा आई और अनटच्ड में आया तो वहां हमने अबव का यूज किया, और जिसमें वेग है, गति है, ठीक है, और जगह भी चेंज हो रही है तो वहां क्या लगा दिया, अपॉन या फिर ओवर लगा दिया। तो ऊपर 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 ये तीन प्रकार की प्रेपोजिशन ऐसे करनी है आपने। ठीक ऐसे ही अब आ जाओ नीचे नीचे नीचे। तो नीचे भी तीन प्रकार के बनेंगे, एक होता है beneath, नीचे, ठीक है, और एक होता है बिलो, नीचे, और एक नीचे को बोलते हैं अंडर। वही चलेगा सेम प्रोसेस जो ऑन, अपॉन और अबव का था। अब ऑन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, बीनीथ होता है, क्योंकि बीनीथ वहां आएगा जब कोई चीज आपस में क्या कर रही हो, टच कर रही हो, नीचे है और वो टच कर रही है। ठीक है। और बिलो वहां आएगा जब उस नाउन में क्या होगा, मोशन होगा या गति होगी या फिर वेग होगा। ठीक है। और अंडर वहां आएगा, नीचे तो होगा बट वो रेस्ट की मुद्रा में होगा, प्लस में वो क्या होगा, अनटच्ड भी होगा, अनटच्ड भी होगा। ठीक है। जैसे अब यहां देखो, ये एक टेबल है, इस टेबल के नीचे यहां कोई वस्तु है, मान लो कि ये पेन है। ठीक है। अब मेज के नीचे क्या है भाई, पेन है। बात आगे समझ में। अब पेन की जो पोजीशन है वो मेज के नीचे है। अब ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे। ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि जैसे कि ये एक पिल्लो है, ठीक है, और इस तकिए के नीचे हमने मोबाइल रखा हुआ है, आधा पार्ट बाहर है और आधा पार्ट अंदर है। अब ये इस पिल्लो के नीचे मोबाइल है, तो मोबाइल और पिल्लो आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। जहां टच आएगा वहां तो लगेगा बीनीथ, ठीक है, और जहां टच नहीं है, अनटच्ड है और रेस्ट है, वहां लगेगा अंडर। क्या लगेगा, अंडर। और मान लो कि ये एक कोई ब्रिज है, कोई पुल है, ठीक है, और इस पुल के नीचे से कोई ट्रेन जा रही है भाई। मान लो कि ये एक रेलवे ट्रैक है और इस ट्रैक पर एक ट्रेन जा रही है, इसने क्या किया, पुल के नीचे से इसने क्या किया है, पार किया है। ये भी नीचे से गई है ना, मोबाइल भी नीचे है और ये पेन भी नीचे है। अब तीनों में अंतर क्या है कि ये अनटच्ड है तो यहां तो लगेगा अंडर, ठीक है, और ये तकिए के नीचे है तो ये टच किया हुआ है तो यहां लगेगा बीनीथ, और यहां ट्रेन में क्या आ गई है, मोशन आ गई है, तो यहां क्या लगेगा फिर भाई, बिलो। यहां क्या लगेगा फिर, बिलो लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देयर इज ए पेन, कि पेन है डैश द टेबल, मेज के नीचे। अब देखो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये मेज के ऊपर होगा, ऊपर होगा तो टच होगा तो ऑन लगा देंगे, लेकिन अब बात किसकी आ रही है भाई, नीचे की आ रही है, तो नीचे में ऑप्शन 3 आ गई। ठीक है। तो पेन और टेबल आप महसूस कर सकते हैं कि भाई वो पेन टेबल के नीचे जरूर है बट वो टच नहीं कर रहा है ना, और ये पेन रेस्ट की मुद्रा में है, तो यहां तो क्या लग जाएगा भाई, अंडर लग जाएगा। ठीक है। और अगर मैं सेंटेंस को ऐसे दूं कि देयर इज ए सेल फोन, भाई सेल फोन है भाई, मोबाइल है भाई, डैश द पिल्लो, तकिए के नीचे।
अगर वो तकिए के नीचे है, दबा हुआ है, तो वो टच कर रहा है आपस में, जहां टच आएगा तो वहां बेटे क्या लग जाएगा, बीनीथ लग जाएगा। ठीक है। और थर्ड एग्जांपल में, द ट्रेन मूव्ड या द ट्रेन पास्ट, गाड़ी निकल गई, डैश द ब्रिज, पुल के नीचे से। ठीक है। अब आप इमेजिन करें कि गाड़ी जो है ना पुल के नीचे से गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन में क्या है भाई, मोमेंट है। तो इन केस ऑफ मोमेंट वी यूज प्रेपोजिशन बिलो। तो यहां क्या आएगा भाई, बिलो आ जाएगा भाई। तो ऊपर 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 और नीचे नीचे नीचे, ये तीन प्रेपोजिशन बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी। किसके, ऊपर के अपोजिट क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है। तो ऊपर 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 और नीचे नीचे नीचे। अब आ जाओ बीच बीच बीच। जैसे जो बीच होता है उसको बोलते हैं बिटवीन, और एक होता है बीच अमंग बोलते हैं। यहां क्या होगा डिफरेंस, बिटवीन हमेशा दो के बीच होता है और अमंग हमेशा मोर देन टू, मोर देन टू, दो से ज्यादा के बीच में क्या लगता है, अमंग लगता है। जैसे देयर वॉज ए फाइट, लड़ाई हो गई थी, डैश बाली एंड सुग्रीव, बाली और सुग्रीव के बीच क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। तो यहां दो व्यक्ति हैं, बाली और सुग्रीव। ठीक है। तो दो के बीच का मामला आएगा तो क्या लगेगा, प्रेपोजिशन बिटवीन। ठीक है। और अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बनाऊं कि देयर वॉज ए वॉर, युद्ध हुआ था, डैश पांडवाज एंड कौरवाज। अब पांडव तो 105 थे केवल। ठीक है। पांडव कितने थे भाई, 5 थे। ठीक है। और कौरव कितने थे भाई, 100 थे। उनके साथ क्या थे भाई, सेना भी थी। तो यहां आपको यहां लगा कि यहां 5 है और यहां 100 है, यानी 2 से फालतू तो हो ही गई। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, बिटवीन तभी चलेगा जब दो व्यक्ति होंगे या दो दल होंगे। मैंने यहाँ दो बताया है, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो दल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पांडव कौरव को मार रहे हैं और कौरव पांडव को मार रहे हैं। जैसे यहाँ बाली सुग्रीव को पीट रहा है और सुग्रीव बाली को पीट रहा है, तो दो दल हो गए, दो गुट हो गए। जब भी दो गुट होंगे, दो दल होंगे या दो व्यक्ति होंगे, उनके बीच में हमेशा एंड आएगा। तो बेटा ध्यान रखना, जिस सेंटेंस में दो के बीच अगर एंड आ जाता है, इसका मतलब दो ही माना जाता है। यहां जैसे एंड आया है तो क्या लगा, बिटवीन। अब भी देखो यहां पर क्या आया है, एंड आया है, तो यहां भी क्या लगेगा, बिटवीन ही लगेगा। हाँ, जब ये एंड हट जाता है, फिर 5 है या फिर 100 है, फिर मोर देन 2 हो जाते हैं, तो वहां क्या लगता है, फिर अमंग लगता है। जैसे देयर वॉज ए फाइट, लड़ाई हो गई थी, डैश 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। अब यहां कोई गुट नहीं बन रही। ठीक है। ये 5 भाई जैसे मान लो कि ये थे, ठीक है, यहां कोई गुट नहीं है, ये इसको पीट रहा है, ये इसको पीट रहा है, ये इसको मार रहा है, यानी जिसके हाथ जो लग रहा है ना उसी को मार रहा है। तो यहाँ कोई गुट नहीं है, तो पांचों के बीच क्या हुई है, लड़ाई हुई है। तो यहाँ गुट नहीं है, तो यहाँ क्या लगेगा, आपका अमंग लग जाएगा। तो बिटवीन और अमंग का क्या है कॉन्सेप्ट, बिटवीन हमेशा एंड को लेकर चलेगा या दो व्यक्ति के नाम को लेकर चलेगा, और अमंग कब चलेगा, जब एंड नहीं होगा, 3 या 1000 तक आ जाते हैं, तो वहां अमंग का यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाओ सिंस। सिंस का मतलब होता है से, और फॉर का मतलब भी क्या होता है, से होता है। दोनों में कॉमन चीज क्या आएगी, जिस सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन आ जाए, या साथ में आईएनजी वाली वर्ब और आ जाए। ये एक ट्रिक है, जिस सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, आईएनजी आएगा, वहां आपने सिंस और फॉर का यूज करना है। बाकी जो दो ऑप्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब दोनों में अंतर क्या होगा, सिंस की जो पहचान है तकरीबन 1 लाख है, लेकिन फॉर की जो पहचान है वो केवल 1 दर्जन है। तो मैं आपको फॉर की बता रहा हूं पहचान। अगर वो फॉर की पहचान में आ जाता तो ठीक है, आप फॉर लगा देना, अदरवाइज फिर क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। जैसे टाइम,
समय, ये स्पेलिंग आएगी TIME। ये तो आएगा ही आएगा। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी आ जाता है वहां सिंस और फॉर में से यूज करना है। मैं आपको फॉर की बता रहा हूं पहचान। फॉर तभी लगाना इनके साथ अगर आपको टाइम लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। और टाइम की शुरुआत होती है, सबसे छोटा जो होता है समय का, वो क्या होता है, मोमेंट। मोमेंट की स्पेलिंग आएगी और मोमेंट से क्या बनते हैं फिर सेकंड, और सेकंड से क्या बनेंगे मिनट, और मिनट से क्या बनेंगे फिर आवर, आवर से क्या बनेंगे फिर डे और नाइट, और डे नाइट से फिर क्या बनेगा वीक, और वीक से फिर क्या बनेगा मंथ, और मंथ से फिर क्या बनेगा, मंथ से फिर क्या बनेगा भाई ईयर। मंथ, मंथ से बड़ा क्या होता है भाई ईयर। वर्ष, और ईयर से बड़ा क्या होता है डिकेड, दशक बोलते हैं, 10 साल का होता है ये, ठीक है। और डिकेड से फिर क्या बनेगा भाई सेंचुरी, और सेंचुरी होता है शतक, है ना। उसके बाद क्या बनेगा एरा, युग। तो यानी टोटल ये 12 हो गए भाई, ठीक है। तो ये 12 में से किसी एक की स्पेलिंग लिखी हुआ आ जाए या टाइम भी लिखा हुआ आ जाए तो आपने लगाना है फॉर। इन 12 में से किसी एक का भी वर्ड नहीं आता है तो इट मींस कहां जाएगा, प्रेपोजिशन सिंस में जाएगा। क्योंकि हमें अक्सर ये बताया गया था पॉइंट ऑफ टाइम में तो क्या लगता है सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगता है फॉर, और बच्चे हो जाते हैं फिर बोर। तो आपको ये टोटका याद रखना बच्चों, फॉर वहां लगाना जहां इनके साथ क्या नजर आ जाए, मोमेंट या टाइम या सेकंड, ये स्पेलिंग आ जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, he has been playing, वह खेल रहा है, डैश the last 10 days, पिछले 10 दिनों से वो खेल रहा है। अब यहां देखो कॉमन चीज क्या है भाई, हैज बीन आईएनजी आ गया, आ गया तो या तो आएगा सिंस और ये आएगा फिर फॉर, ठीक है। अब आगे देखो टाइम कौन सा है भाई डेज, ये डेज हमारे पास यहाँ स्पेलिंग थी ना डे की, डे हो या डेज हो बात एक ही होती है। आवर्स आ जाए या मोमेंट्स आ जाए या ईयर्स आ जाए तो आपने क्या लगाना है, अब फॉर लगाना है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा बोलूं कि भाई शी हैज बीन, ठीक है, कुकिंग, कि वह खाना पका रही है, ठीक है, डैश मॉर्निंग, वह सुबह से खाना पका रही है। कॉमन चीज क्या है भाई, हैज बीन आईएनजी आ गया, ठीक है। जब हैज बीन आईएनजी आता है तो हम सिंस और फॉर में से एक उठाते हैं। अब देखो यहाँ इन 12 में से एक भी स्पेलिंग नहीं आई, देखो मॉर्निंग यहाँ पर नहीं था तो यहाँ अब क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। अगर मैं कहूं कि 2010 कि वो तो 2010 से खाना पका रही है भाई, तो भी क्या लगेगा सिंस, क्योंकि 2010 यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था। अगर मैं कहूं कि भाई वो तो जो है ना 6 बजे से खाना पका रही है, अब 6 PM आ गया, क्योंकि 6 PM की स्पेलिंग यहाँ पर नहीं है। जब यहाँ पर कोई स्पेलिंग आती है लिखी हुई वर्ड की तो लगाना है फॉर, नहीं तो आप क्या लगाते रहोगे सिंस। दोनों का मीनिंग सेम है, फॉर का मतलब भी से और सिंस का मतलब भी से। कोई डाउट? अब आ जाओ बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है भाई पीछे, ठीक है। और आफ्टर का मीनिंग भी क्या होता है भाई पीछे, दो प्रकार का हो गया। बिहाइंड कहता है कि पीछे तो है, ठीक है, लेकिन वो रेस्ट की मुद्रा में है तो लगाना है बिहाइंड। आफ्टर वहां लगेगा कि जो मोशन वाली मुद्रा में हो, जिसमें गति हो या फिर कोई वेग हो या फिर चाल हो। जैसे द पुलिस रेन, पुलिस दौड़ी, डैश ए थीफ, किसके पीछे हुई, चोर के पीछे दौड़ी। अब आप कल्पना करो कि पुलिस दौड़ रही है चोर के पीछे पीछे, ये चोर है और ये पुलिस है, चोर भी भाग रहा है और पुलिस भी भाग रही है, तो दोनों में क्या आ रही है बोलो, मोशन आया हुआ है, किसके पीछे, चोर के पीछे। तो यहाँ दौड़ना का मतलब क्या आ गया, इसमें मोशन आ गया, तो मोशन वाले केस में तो क्या लगाना आपने आफ्टर, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि ए थीफ कोई चोर, ठीक है, हिड छिपाया, हिमसेल्फ अपने आप को छिपाया, चोर ने अपने आप को छिपाया, ठीक है, डैश द ट्री पेड़ के पीछे। अब यहां जो इसकी जो पोजीशन है चोर की वो क्या है, पेड़ के पीछे है, इसलिए वो वहां पर क्या है, यहाँ पर ये रेस्ट की मुद्रा में है, या तो ये बैठा है पेड़ के पीछे या वो पेड़ के पीछे क्या है वो खड़ा है, अपने आप को छिपाया हुआ है, तो यहाँ पर वो क्या आ गया, रेस्ट की मुद्रा में आ गया। तो रेस्ट की मुद्रा में आता तो क्या लगता है फिर बिहाइंड।
तो पीछे के दो मीनिंग हो गए है ना, बिहाइंड का मतलब भी पीछे और आफ्टर का मतलब भी पीछे। अब आ जाओ बिफोर। बिफोर का मतलब होता है सामने, ठीक है, और एक होता है इन फ्रंट ऑफ। इसका मीनिंग भी क्या होता है भाई, सामने होता है। दो प्रकार के सामने हो गए। जैसे मेरे घर के सामने पेड़ है, घर के सामने पेड़ है, ठीक है, और मेरे घर के सामने गाड़ी है। तो पोजीशन क्या है गाड़ी की, मेरे घर के सामने है। लेकिन एक मैंने बताया कि इन फ्रंट ऑफ, हिंदी में तो सेम होगा सामने सामने। बिफोर कहां लगेगा, जब कोई लिविंग की बात आ जाए। लिविंग के सामने है, मान लो लिविंग के सामने कोई भी खड़ा है, कोई भी खड़ी है, तो लगेगा बिफोर। और नॉन लिविंग के सामने कोई भी है तो क्या लगेगा, इन फ्रंट ऑफ। अब जैसे कि मान लो कि ये एक घर है, ठीक है, और इस घर के सामने ये एक क्या है भाई, पोल है। क्या है भाई, ये एक पोल है भाई, ठीक है। अब घर के सामने क्या है भाई, पोल है। तो घर तो क्या है भाई, नॉन लिविंग है। घर तो क्या है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के सामने जो भी होगा वो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ। और ये कोई व्यक्ति है, इसके सामने भी पोल है, ये जो, ठीक है। अब इस व्यक्ति के सामने भी क्या है, पोल है। तो व्यक्ति क्या है भाई, लिविंग है। जब लिविंग के सामने होगा तो क्या लग जाएगा, बिफोर। नॉन लिविंग के सामने है तो क्या लगेगा, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ लग जाएगा। जैसे देयर इज ए पोल, खंबा है, डैश मी, मेरे सामने खंबा है। या देयर इज ए ट्री, पेड़ है, डैश, ठीक है, मोहन। मोहन के सामने पेड़ है भाई। अब मोहन के सामने पेड़, मोहन तो लिविंग है। मेरे सामने पेड़, मैं भी क्या हूं भाई, लिविंग हूं। तो लिविंग के सामने जब तक आते रहेंगे तो क्या लगा देंगे, बिफोर लगा देंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और देखो। द गेस्ट, मेहमान, वर डांसिंग, मेहमान लोग नाच रहे थे, डैश द मेयर, घोड़ी के सामने। अब ये जो है घोड़ी, ये तो क्या है भाई, लिविंग है। तो लिविंग के सामने कोई भी हो वहां पर तो क्या लगेगा, बिफोर लगेगा। यानी कुछ मेहमान तो क्या होता है, घोड़ी के सामने नाच रहे थे। जबकि कुछ ऐसा होता है कि भाई वीडियो कैमरा के सामने नाच रहे थे, ठीक है। अब मैंने लिखा द गेस्ट्स वर डांसिंग डैश द वीडियो कैमरा, वीडियो कैमरा के सामने नाच रहे थे। अब वीडियो कैमरा क्या है भाई, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के सामने जो भी होगा वहां क्या लगाना है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। एक और होता है इन द फ्रंट ऑफ। इन द फ्रंट ऑफ ये भी सामने होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, वहां द का अंतर है। यहां ओनली इन फ्रंट ऑफ था, यहां इन द फ्रंट ऑफ हो गया। अंतर क्या होगा, देखो जब भी हम किसी कैमरा के सामने हैं या घोड़ी के सामने है तो गैप होता है, 5 से 10 फीट का क्या होता है, गैप होता है। जहां गैप आएगा, जहां गैप ज्यादा हो जाए वहां तो लगता है इन फ्रंट ऑफ। और इन द फ्रंट ऑफ कब लगेगा, सामने तो होगा नॉन लिविंग के, लेकिन उसमें गैप बहुत ही क्या होगा, कम होगा। बहुत कम वाले गैप में क्या लगाना होता है, इन द फ्रंट ऑफ लगाना होता है। जैसे अब देखो, जैसे कि ये एक कोई टॉयज है, कोई खिलौना है, कोई भी खिलौना मान लो। इसके सामने मैंने क्या रखा, एक छोटा सा खिलौना रख दिया, ठीक है। अब बड़े खिलौने के सामने क्या है, छोटा खिलौना है। या बड़े बॉक्स के सामने क्या है, कोई छोटा बॉक्स है। अब दोनों के बीच में गैप क्या होगा, बहुत ही कम हो गया। जब गैप बहुत कम हो, गैप बहुत कम आ जाए, उस केस में हम क्या लगाते हैं, इन द फ्रंट ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। जैसे प्लीज, कृपया करके, सेट जचा दो, स्मॉल टॉयज, छोटे खिलौने जचा दो, डैश द बिग वंस, बड़े खिलौनों के सामने छोटे खिलौने जचा दो। अब आपके पास ऑप्शन आएंगे, सामने की तो भाई बिफोर भी होती है, सामने की तो भाई इन फ्रंट ऑफ भी होती है,
ठीक है। और सामने की तो क्या होती है भाई, इन द फ्रंट ऑफ भी होता है। पहली बात देखो, ये बिग वंस बड़े खिलौने के सामने है ना, तो ये तो नॉन लिविंग हो गया। नॉन लिविंग केस में हम बिफोर लगाते ही नहीं है। अब बच गया इन फ्रंट ऑफ, अरे क्या बच गया, इन द फ्रंट ऑफ। अब देखो, बड़ों के सामने छोटे खिलौने अगर जाता है तो इन दोनों में क्या होता है, गैप कम होता है। कम वाले केस में क्या लग जाता है, इन द फ्रंट ऑफ। ठीक है। एक होता है विद, इट मीन्स होता है साथ। एक होता है अलोन, इसका मीनिंग भी क्या होता है, के साथ। दोनों का मीनिंग सेम होता है, विद और अलोन, लेकिन यूजेस इनके अलग अलग होंगे। विद का मतलब होता है के साथ, जब आप किसी लिविंग के साथ आ रहे हैं या जा रहे हैं। किसी लिविंग के साथ होगा तो प्रेपोजिशन विद का यूज करना है। अलोंग का मतलब होता है के साथ, अगर आप किसी नॉन लिविंग के साथ, ठीक है, किसी जगह के साथ साथ चल रहे हैं तो वहां लगता है अलोंग। एग्जाम्पल जैसे फादर इज वॉकिंग, फादर इज वॉकिंग डैश हिज सन, कि पिताजी अपनी बेटे के साथ वॉक कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जा रहा है ना। तो यहाँ पर सन क्या है, एक लिविंग नाउन है। लिविंग नाउन के साथ आना जाना होता है तो वहां क्या लगाया जाता है, फिर विद लगाया जाता है। ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि फादर एंड सन बोथ, दोनों के दोनों, फादर एंड सन, बाप और बेटा, और वॉकिंग, जा रहे हैं या घूम रहे हैं, डैश द रोड, सड़क के साथ साथ घूम रहे हैं। अब ये जो फादर एंड सन है, ये किसी रोड के साथ साथ क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ फादर अपने बेटे के साथ वॉक कर रहा है, तो जब लिविंग का जिक्र आया तो आपने विद का यूज करना है। अब फादर और सन ये रोड के साथ साथ, यहां चलेगा अलोंग। तो विद मी और अलोंग में आपने इस डिफरेंस को ऐसे जानना है। एक विद का मतलब होता है से, जब आप कोई कार्य करते हैं, ठीक है, किसी कार्य को करने में हमें किसी यंत्र की, किसी एक इंस्ट्रूमेंट की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है बेटा। तो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई कार्य करते हैं, जैसे कि मार्कर से लिखना या पेन से लिखना, ठीक है, तो पेन एक क्या है, यंत्र है। तो किसी पेन की सहायता से लिखा जाना, या फिर जैसे कि आप कोई फ्रूट या कोई सब्जी आप काटते हैं तो चाकू की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो चाकू से काटना, पेन से लिखना, या बंदूक से गोली चलाना, या धनुष से तीर चलाना, तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ। तो जहां इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कोई कार्य होता है तो वहां विद का सेंस क्या बनता है, से बनता है। जैसे आई कट एप्पल्स, मैंने सेब काट दिए, डैश दिस नाइफ, इस चाकू से मैंने सेब काटे थे। तो अब यहाँ पर एप्पल्स को क्या किया गया है, कट किया गया है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या लगा है भाई, नाइफ। तो किसी चाकू से, तो यहाँ से का मतलब क्या लगेगा, विद लगेगा। ठीक है। या आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, आई हैव रिटन दिस स्टोरी, मैंने इस कहानी को लिखा, डैश दिस पेन, इस पेन से लिखा या पेंसिल से लिखा। तो मुझे लिखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी, वो पेन एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। तो पेन की सहायता से मैंने क्या लिखा है, कहानी लिखा है। तो यहाँ क्या लगेगा, विद। तो एक विद का मतलब था के साथ, किसी व्यक्ति के साथ आना या जाना, और एक विद होता है किसी यंत्र की सहायता से कोई कार्य होना। ठीक है। इसके बाद एक होता है अक्रॉस, उस पार जाना, चलकर, उस पार जाना चलकर। और एक होता है थ्रू, उस पार, उस पार जाना यानी चलकर। दोनों में अंतर क्या होगा, जैसे कि ये एक रोड है, ओके, और यहाँ आप खड़े हैं और आपने यहाँ जाना है, तो आपने क्या करना है, इस रोड को क्या करना है, पार करना है। तो आप चलकर पार करेंगे, और इस रोड के ऊपर से जाकर जाओगे, आप ऊपर से होकर जाओगे। जब हम किसी रोड को या किसी नदी को पार करते हैं तो ऊपर से होकर जाते हैं, ऊपर से होकर जाते हैं, तो लगेगा अक्रॉस। ठीक है। और मान लो कि ये एक टनल है, दिस इज ए टनल, ठीक है।
और आपने इसके अंदर से क्या करना है, जाना है। तो अब एक व्यक्ति इस टनल के अंदर से क्या कर रहा है, जा रहा है, या इस टनल को पार कर रहा है। तो टनल को इसने पार किया है, तो अंदर से होकर जो है ना वो पार किया उसने। तो थ्रू का मतलब क्या होता है, अंदर से होकर निकलना, अंदर से होकर जाना। और अक्रॉस का मतलब क्या होता है, ऊपर से होकर जाना। जैसे रवि ने क्या किया, स्विम, तैर कर पार किया, दिस रिवर, इस नदी को तैर कर पार किया। अब आप इमेजिन करें, रिवर को अगर आप पार कर रहे हैं, मान लो कि ये रिवर है, ठीक है, ये एक रवि है, इसने क्या किया, नदी को पार किया है और यहाँ पर जाकर वो पहुंच गया। तो इसने क्या किया है, नदी को पार किया है, जबकि नदी की कोई छत नहीं होती, ठीक है, अंदर से होकर जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्या है, ये छत है, तो अंदर से होकर जाते हैं तो थ्रू लगता है, और ऊपर से होकर जाएंगे तो क्या लगेगा, अक्रॉस। तो यहाँ रवि ने नदी को क्या किया, तैरकर पार किया है, तो यहाँ क्या लगेगा, अक्रॉस। ठीक है। और अगर सेंटेंस ऐसा होता, रवि पास, रवि निकला, ठीक है, या रवि ने क्या किया, वॉक, ठीक है, रवि ने पैदल क्या किया, पार किया, दिस टनल, इस टनल को क्या किया है, पार किया है, ठीक है, ये भी रवि है। अब ये सुरंग के अंदर से होकर गया भाई, अंदर से होकर जब पार करते हैं तो क्या लगेगा, थ्रू लगेगा भाई। तो थ्रू और अक्रॉस का ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ। ऐसे ही एक थ्रू होता है उस पार, ये एक बताएगा पोजीशन को, ठीक है, और एक होता है बियॉन्ड, उस पार, ठीक है। तो मैं यहाँ थ्रू को एक बार हटा रहा हूं। एक होता है अक्रॉस, उस पार, और एक होता है बियॉन्ड, इसका मीनिंग भी क्या होता है, उस पार। ये दोनों के दोनों प्रेपोजिशन ये एक पोजीशन को बताएंगे, किसी वस्तु की या किसी नाउन की क्या बताएंगे, एक पोजीशन बताएंगे। जैसे कि मान लो कि आप वादियों में घूम रहे हैं, ये पहाड़ है, ठीक है, और ये एक रोड है अभी, और आप इस रोड से चल रहे हैं, ठीक है, तो आपने बोला कि पहाड़ी के उस पार क्या है, मंदिर है, पहाड़ी के उस पार मंदिर है। जबकि पहाड़ी के उस पार मंदिर तो है, लेकिन यहां से दिखाई नहीं दे रहा। जब कोई वस्तु उस पार है और दिखाई नहीं देती, तो वहां बियॉन्ड का यूज होगा। बियॉन्ड का मतलब उस पार होगा, लेकिन उस समय पर, उस मौके पर हमें वो चीज या कोई नाउन दिखाई ना दे। जब कोई चीज दिखाई नहीं दे तो हमें लगाना पड़ेगा बियॉन्ड, ठीक है। और सड़क के इस पार, जैसे कि मैंने यहाँ एक मंदिर बनाया जैसे, ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सड़क के उस पार क्या है, मंदिर है, तो ये मंदिर हमको सामने से दिखाई देता है। जब दिखाई देगा, उस पार दिखाई दे, तो आपने लगाना है प्रेपोजिशन अक्रॉस, और जब दिखाई ना दे तब क्या लगाना होता है, बियॉन्ड। जैसे देयर इज ए टेम्पल, मंदिर है, डैश द हिल, पहाड़ी के उस पार क्या है, मंदिर है। अब इमेजिन करें, ये जो टेम्पल है पहाड़ी के उस पार बताया है, जबकि हमको वहां पर मंदिर नजर नहीं आ रहा यहाँ से। तो जब दिखाई नहीं देता है तो लगेगा बियॉन्ड, देयर इज ए टेम्पल बियॉन्ड द हिल। और अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे बनाऊं, देयर इज ए टेम्पल, कि भाई मंदिर है, डैश द रोड, सड़क के उस पार क्या बताया भाई, मंदिर बताया है। अब सड़क के उस पार तो मंदिर क्या है भाई, दिखाई देता है ये। जब ये चीज हमको दिखाई देती है उस पार, तो आपने क्या लगाना होता है, अक्रॉस, ठीक है। और यहाँ पर ये इनविजिबल है, ठीक है, तो यहाँ लगता है बियॉन्ड। तो यहाँ मंदिर को रोड के उस पार बताया है, तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्रेपोजिशन अक्रॉस लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, एक होता है डाई, मरना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है, किसी बीमारी से मरता है, तो ऑफ प्रेपोजिशन यूज करना होता है। एक डाई का मतलब होता है फिर मरना। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में मरता है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, तो वहां प्रेपोजिशन इन का यूज करना होता है। डाई मीन्स मरना। अगर कोई व्यक्ति किसी देश के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी गांव के लिए मर रहा है ना,
या अपनी परिवार के लिए एक प्रकार की कुर्बानी दे रहा है, ठीक है, तो वहां आपने लगाना होता है फॉर। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कोई ना कोई रीजन होता है। अगर बीमारी का रीजन आया है तो ऑफ लगाना, दुर्घटना का कोई रीजन है तो इन लगाना, और देश की गांव की बात है तो क्या लगाना, फॉर लगाना। इन तीनों के अलावा कोई भी अन्य कारण से कोई मरता है, डाई मीन्स मरना, लेकिन किसी बीमारी से ना मरी, किसी दुर्घटना से ना मरी, किसी देश के लिए, किसी गांव के लिए ना मरी, यानी वो अन्य कारण की बात आ जाती है, अदर रीजन्स, तो उस केस में आपने फ्रॉम का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल, ही डाइड, वह मरा, डैश कैंसर, एक बीमारी का नाम है, या डेंगू एक बीमारी का नाम है, या कोरोना एक बीमारी की नाम है। तो किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर किसी बीमारी से शो की गई है तो वहां क्या लगाएंगे, ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ही डाइड, वह मरा, डैश ए रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना में वो मर गया। तो यहाँ रीजन क्या है भाई, दुर्घटना दिखा रखा है। तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट वी यूज प्रेपोजिशन इन, ठीक है। और ही डाइड, वह मरा, डैश हिज कंट्री, अपनी देश के लिए मरा, या अपने गांव के लिए मरा। अब एक व्यक्ति का मरना किसी गांव के लिए, किसी शहर के लिए बताया गया ना, तो यहाँ क्या लग जाएगा, अब फॉर लग जाएगा। बट अगर सेंटेंस ऐसा आ जाता है, ही डाइड डैश हार्ट फेलोर, हार्ट फेलोर एक बीमारी का नाम नहीं है, ये अन्य रीजन में आएगा। हार्ट फेलोर से मरा, या थरस्ट प्यास से मरा, या हंगर भूख से मरा, ये अन्य कारण में आ गई। या ओवरवर्क अत्यधिक किसी कार्य से करने से मरा। तो यहाँ पर ना तो कोई बीमारी है, ना यहाँ पर कोई दुर्घटना है, ना यहाँ पर कोई किसी देश की बात है, तो अन्य कारण में आ गया। तो अन्य कारण में क्या लग जाता है, फ्रॉम का यूज करेंगे। तो ही डाइड फ्रॉम हार्ट फेलोर, फ्रॉम थ्रस्ट, फ्रॉम हंगर, या फ्रॉम ओवरवर्क, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, एक होता है बिसाइड, इट मीन्स होता है पास या नजदीक, और एक होता है बिसाइड्स, इसका मीनिंग भी क्या होता है, के अतिरिक्त या के अलावा। कोई भी चीज हमारे पास कोई एक्स्ट्रा होती है, कोई चीज हमारे पास एक्स्ट्रा होती है या एक्सेस में होती है, तो वहां तो लगता है प्रेपोजिशन बिसाइड्स, ठीक है। और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास बैठा है तो वहां लगता है बिसाइड, ठीक है। और आप बिसाइड का सिनोनिम बी वाई बाई भी लगा सकते हैं। जैसे रमन इज सीटिंग, रमन बैठा है, डैश हिज फ्रेंड, अपनी फ्रेंड के पास बैठा है। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, सीटिंग विद लगा देते हैं, जबकि विद हमेशा किसी व्यक्ति के साथ आने या जाने की हो, आने या किसी जाने की हो तो हम विद का यूज करते हैं। लेकिन जब वो किसी व्यक्ति के पास बैठा है तो पास को हम क्या बोलते हैं, बिसाइड। तो ऑप्शन आएगा बिसाइड का भी, और ऑप्शन आएगा विद का भी। तो आपने देखना कि रमन यहाँ बात बैठने की हो रही है, न कि किसी के साथ जाने की हो रही है। तो बैठा है तो पास बैठा है, यहाँ क्या लग जाएगा, बिसाइड। और अगर मैं यूं कह दूं कि भाई रमन इज गोइंग, कि रमन तो जा रहा है, डैश हिज फ्रेंड, अब वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा है। अब बात होती है जाने की, जाने की मुद्रा में, जाने की अवस्था में क्या लगता है, विद लगता है। तो ध्यान रखना, विद प्रेपोजिशन किसी व्यक्ति के साथ आने के लिए या किसी व्यक्ति के साथ जाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर बात किसी पास की है, नजदीक की है, तो हम बोलेंगे बिसाइड, ठीक है। एक बिसाइड की स्पेलिंग में एस लगा हुआ है, बिसाइड्स, इसका मीनिंग होता है के अलावा या के अतिरिक्त। कोई चीज हमारे पास एक्स्ट्रा है, कोई क्वालिटी एक्स्ट्रा किसी व्यक्ति में, या कोई वस्तु या सामान कोई एक्स्ट्रा है। जैसे आई हैव टू पेन्स, मेरे पास दो पेन हैं, डैश दिस पेन, इस पेन के अलावा मेरे पास दो पेन और हैं। तो ये जो पेन है मेरे पास, पेन है मेरे पास, और हमारे पास यहाँ दो पेन भी और भी हैं। तो ये जो पेन है, इन दो पेन के अलावा, है ना, या इस पेन के अलावा मेरे पास दो पेन और हैं, तो ये दो पेन हमारे एक्स्ट्रा हैं। तो उस एक्स्ट्रा केस में क्या लग सकता है,